नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और वो संदेश हमारी वीडियो वॉल पर जो कह रहा है कि अब सीरीज गर्मा गई है। गर्मा इसलिए गई है क्योंकि सीरीज में इंग्लैंड की टीम यानी मेजबान टीम जो है वो 2-1 की बढ़त जरूर हासिल कर चुकी है, लेकिन जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज पिछले टेस्ट मैच में दिखाई दी, जिस तरह का माहौल गरमाया, जिस तरह की तनातनी दिखाई दी, ये तय है कि इस मैच में मजा आने वाला है। खासतौर पर जो वो आपसी नोकझोंक होती है ना, वो ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। बहुत सारे बयान आए हैं लॉर्ड्स टेस्ट में, यानी अब जब हम बढ़ चुके हैं मैनचेस्टर की तरफ, तब इंग्लैंड के प्लेयर्स याद कर रहे हैं कि लॉर्ड्स टेस्ट में जो कुछ भी हुआ, जो तनातनी हुई, उसके पीछे कौन था। इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बारिश जो है वो कैसे विलन बन सकती है, किस तरीके से परेशान करेगी, इस पर आपको जानकारी देंगे। रविंद्र जडेजा बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड बना सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसी खबर से कि बुधवार से मैनचेस्टर में जो है वो इस सीरीज का चौथा टेस्ट मैच खेला जाएगा। 5 मैच की सीरीज में इंग्लैंड की टीम जो है वो 2-1 से आगे है। इंग्लैंड ने लीड्स और लॉर्ड्स में मैच जीता था, जबकि भारत ने एजबेस्टन में मुकाबला जीता था। और सीरीज में बने रहने के लिए भारत को हर हालत में जीत चाहिए। यानी अगर आप चाहते हैं कि 5वें मैच तक सीरीज का जो है नतीजा ना निकले, सीरीज ओपन रहे, तो आपको 2-2 की बराबरी करनी होगी। और वो 2-2 की बराबरी का सीधा मतलब यह है कि आपको इस टेस्ट मैच में यानी मैनचेस्टर में हर हालत में जीत चाहिए। अब हम एक काम करें अगर अंकिता, कि जो 2 जीत इंग्लैंड की टीम को मिली यानी लीड्स में और फिर लॉर्ड्स में, लीड्स में हमने देखा कि वो जीत और हार का फर्क 5 विकेट का था। हालांकि 350 से ज्यादा रन चेस कर दिए चौथी पारी में। उसके अलावा 188 रन पर मुझे याद है पहला विकेट गिरा था इंग्लैंड की टीम का, यानी बड़ी शानदार जीत थी वो। लेकिन जो लॉर्ड्स की जीत थी, जिसमें सिर्फ जीत और हार के बीच जो फर्क था वो 22 रन का था। एक तराजू के एक पलड़े पर ये 2 जीत रख देते हैं और एक तरफ वो जीत रख देते हैं जो भारत ने एजबेस्टन में हासिल की, 350 से ज्यादा रन की जीत, भारत से बाहर सबसे बड़ी जीत। कहीं से भी अगर आप अब इस तराजू में दोनों टीमों की परफॉर्मेंस को रखेंगे, दोनों टीमों के जीत और हार के फर्क को रखेंगे, आपको शायद भारतीय टीम 19 कहीं से नहीं दिखाई देगी। इसलिए अगर हम लोग यहां बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं, या अगर इसलिए भारतीय टीम मैनचेस्टर जीतने के सपने देख रही है, भारतीय फैंस देख रहे हैं, तो इस सपने को देखने में कहीं कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, कहीं कोई गड़बड़ नहीं। बिल्कुल, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हर एक मुकाबले में एक टफ फाइट जो है वो भारतीय टीम ने दिखाई है। और चलिए ठीक है, 22 रन से वो मार्जिन था, लेकिन वहां पर जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज इंग्लिश गेंदबाजों का हो गया था, पूरी टीम का हो गया था, क्योंकि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि क्या जडेजा और बुमराह मिलकर मैच को जिता पाएंगे। लेकिन जब रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट मैटर करता है कि आपके नतीजे आपके पक्ष में कितने हैं। एजबेस्टन में टीम इंडिया की जीत आई थी, 300 के पार का स्कोर यहाँ पर टीम इंडिया ने जिस तरीके से बनाया था और 336 रनों से उस मैच को जीत लिया था, तो अपने आप में एक बड़ी जीत तो है। लेकिन अभी करंट सिनारियो की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश जो टीम है वो कहीं ना कहीं आगे है। 2-1 से ये सीरीज आगे चल रही है। लेकिन जैसे कहा कि तराजू की अगर 2 पलड़ों की बात की जाए तो 19 या 20 नहीं, बल्कि यहाँ पर 20 नजर आ रही है टीम इंडिया। टीम इंडिया की अप्रोच काफी बढ़िया है और जिस तरीके का प्रदर्शन अभी तक देखने को मिला है, वही प्रदर्शन जो है वो अगर वहां पर भी देखने को मिले, यानी कि सिंपल क्रिकेट जिसे हम कहते हैं ना, कि बहुत ज्यादा वहां पर प्रेशर ना अपने आप में क्रिएट करे कि हम जो है वो थोड़े से पीछे चल रहे हैं। इक्वल यहाँ पर आप अगर मानेंगे तो कहीं ना कहीं जो इरादे आपके हैं, मजबूत इरादे, वो कहीं ना कहीं नजर आने वाले हैं। और इस मुकाबले में हमने देखा भी है कि हर एक मुकाबले में जो है वो कोई ना कोई ऐसा हीरो बनकर सामने आया जो गेंदबाजी से कमाल करके दिखाया, जो बल्लेबाजी से कमाल करके दिखा पाया। तो मैनचेस्टर में जो तमाम सारी चीजें हैं कि भाई वहां पर एक भी मैच टीम इंडिया ने नहीं जीता है, शतकीय बल्लेबाजी किसी के बल्ले से आई नहीं है, और लगभग 11 साल बाद जो है वो मैनचेस्टर में ये सारे खिलाड़ी आपको दिखाई देंगे खेलते हुए। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम की मुश्किलें तो थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप में जज्बा हो, जुनून हो, तो आप किसी भी मुश्किल परिस्थितियों से निकलकर आगे आते हैं। बिल्कुल, और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि उसके लिए कुछ अतिरिक्त नहीं करना है। भारतीय टीम को ऐसा कुछ नहीं है कि 3 टेस्ट मैच खेलने के बाद अगर आप कागज पेन लेकर बैठें और कुछ नोट करना चाहें, कुछ नोट्स लेना चाहें, तो आपके सामने 50 पॉइंट्स निकल कर आए। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय टीम ने जो परफॉर्मेंस की है वो बड़ी शानदार की है और अब उसी परफॉर्मेंस को यहाँ पर आगे आपको लेकर जाना है। बस हाँ, फील्डिंग में सुधार करना होगा, थोड़ा सा गेंदबाजी में आपको अपने एक्स्ट्रास पर नजर रखनी होगी, लेकिन हाँ, बहुत बड़ा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है। गेंद और बल्ले की लड़ाई है क्रिकेट, उसको कॉम्प्लिकेट करने की बजाय गेंद और बल्ले की लड़ाई ही रखना चाहिए। जो भी सफल कप्तान भारत के रहे हैं, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, उन्होंने कभी क्रिकेट को बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया। और शायद शुभमन गिल भी यही कोशिश करेंगे, यही कहेंगे भी वो अपनी टीम के मेंबर से कि हम जिस तरह की क्रिकेट खेलते आए हैं, हमको वैसे ही यहाँ पर भी
खेलना है। चलिए बारिश की बात करते हैं, क्योंकि वो एक बड़ा फैक्टर होने वाला है इस मैच में, क्योंकि 5 के पांचों दिन कुछ ना कुछ संभावनाएं, कुछ ना कुछ आशंकाएं ऐसी हैं जो बताती हैं कि साहब बारिश तो होगी। अब बारिश होती है तो आप जानते हैं कि ओवर्स कम हो जाते हैं। कहीं ना कहीं टेस्ट मैच में, अगर एक 5 दिन के टेस्ट मैच में कुल मिला जुलाकर अगर आप 50, 60, 70 ओवर लूज कर दें तो फिर वो किसी ना किसी एक टीम को फायदा और दूसरे को नुकसान होने की सूरत होती है। दिखाते हैं आपको अपडेट। पहले दिन जो बारिश की आशंका है वो है 25%। दूसरे दिन जो बारिश की आशंका है वो भी है 25%। तीसरे दिन जो है वो 20%, चौथे दिन फिर 25% और पांचवें दिन 58%। यानी 5 के पांचों दिन जो है यहां पर आपको बादल दिखाई देंगे, ओवरकास्ट कंडीशंस होंगी। और बारिश का मतलब सिर्फ एक दिन की बारिश का मतलब एक दिन नहीं होता है। जिस दिन बारिश होती है वो अगर रात के समय हुई है, शाम के समय हुई है, तो फिर उसका असर अगले दिन के खेल में शुरुआती कुछ घंटों में आपको दिखाई देता है, जहां पर ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं, जहां पर पिच पर आपको तेज गेंदबाज थोड़ा सा ज़्यादा आक्रामक दिखाई देते हैं। ये सारे समीकरण हैं। मुझे लगता है जब चीज़ें पहले से, मतलब अगर आपको, जैसे हम लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं मान लेते हैं, और पता रहे कि साहब गणित का पर्चा होने वाला है, पता रहता है कि कठिन पर्चा है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लेते हैं। ये नहीं है कि पर्चा जो है वो गणित की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ इंग्लिश आ रही है। तो यहाँ कम से कम मौसम को लेकर ये जो सारी बातचीत आ रही है, भारतीय टीम इसके बारे में जानती है। भारतीय टीम अब लगभग 1.5 महीने से इंग्लैंड में है, 1.25 महीने 1.5 महीने का समय वो इंग्लैंड में बिता चुकी है। यानी इन चीज़ों का प्लेइंग 11 के चयन के समय, खासतौर पर टॉस के फैसले के समय, अगर आप टॉस जीत गए, इन सारी चीज़ों पर जो ये मौसम आपको इशारा कर रहा है कि 5 के पांचों दिन बारिश की संभावना, आशंका है, तो कम से कम टॉस के वक्त, प्लेइंग 11 को चुनते समय इन दो जगहों पर आपको और थोड़ा कॉन्शियस रहना होगा और थोड़ा सतर्क रहना होगा कप्तान के तौर पर शुभमन गिल को। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बारिश से पहले जो आंकड़े थे उसमें यही थे कि पहले बल्लेबाजी आप यहाँ पर टॉस जीत कर सकते हैं, लेकिन बारिश की वजह से आप यहाँ पर गेंदबाजी चुनना जो है वो पसंद करेंगे, जो कि दोनों कप्तान चाहेंगे। अगर बारिश यहाँ पर होती है तो डेफिनेटली यहाँ पर गेंदबाजी जो है वो टीम कोई भी कर सकती है। इसके अलावा कप्तान जो है वो यही सोच होगी कि थोड़ा सा जो हम कहें ना, पलड़ा जो है वो भारी इंग्लैंड का जरूर है, लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया ने बाउंस बैक किया, जिस तरीके से टीम इंडिया ने एक टफ फाइट जो है वो इंग्लैंड को दी है, वो इंग्लैंड की टीम को भी पता होगा। और यहाँ से तमाम सारी चीज़ों पर जो है वो सवाल जो उठ रहे थे, खासकर जब हमने लीड्स वाला मैच देखा था, वहां पर कई सारी जो है वो सबसे ज़्यादा गलतियां जो है वो फील्डिंग में हुई हैं। तो वो फील्डिंग जो है वो आपको एक भी गलती जो है वो हार के बहुत करीब पहुंचा देगी। और बारिश अगर यहाँ से होती है तो डेफिनेटली अगर मैच रद्द होता है तो मुश्किलें थोड़ी सी टीम इंडिया के लिए और बढ़ जाएंगी। फिर आपको जो लास्ट वाला मैच है जो ओवल में खेला जाएगा, वो मैच आपको किसी तरीके से जीतना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस मैच को जो है वो हाथ से गंवा देंगे। अब टीम इंडिया की कंडीशंस ऐसी है, जैसे अभी सर ने कहा कि जो मैथ के सवाल होते हैं, खासकर जो मतलब टफ तो होते हैं, जो जिसके लिए आप प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी पहले से कर देते हैं। प्रिपरेशन इसलिए क्योंकि एक लंबा वक्त हो चुका है टीम इंडिया को वहाँ पर पहुँचते हुए और वहाँ की कंडीशंस को समझते हुए, और थोड़ी बहुत जो विकेट है वो रिएक्ट भी थोड़ी अलग तरीके से कर सकती है। इसके अलावा मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छी बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम वेरिएशंस के साथ साथ एक अच्छे एरियाज़ का चुनाव करेंगे और वही एरियाज़ में हम बॉल डालने की कोशिश करेंगे, और कुछ ज़्यादा आप अगर एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी वहाँ पर पिटाई भी हो सकती है, आप जो है वो रन्स ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। तो सिंपल, और कहते हैं ना कि सिंपल अगर आप रखेंगे किसी भी चीज़ को तो वो आसानी से हल हो सकती है, और वही टीम इंडिया जो है वो करने का प्रयास भी बिल्कुल महान कलाकार हैं रहे लियोनार्डो दा विंची, और उनका बड़ा फेमस कोट है कि जो सबसे सिंपल रहना ना आसान नहीं होता, बड़ा कठिन काम होता है। आप साधारण बने रहें, ये आसान काम नहीं है। तो उस पर भारतीय टीम को अमल करना है, भारतीय टीम को ये ध्यान रखना है, जैसा अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि कुछ भी आपको अफलातून नहीं करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। आप जिस तरह की क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे, आपको वही क्रिकेट, उसी ब्रांड की क्रिकेट को आगे खेलना है। जडेजा पर आते हैं। जडेजा जो है वो शानदार फॉर्म में है, और जिस तरह से पिछले मैच में उन्होंने संघर्ष किया, पहले जसप्रीत बुमराह के साथ, फिर उसके बाद सिराज के साथ, लगभग लक्ष्य तक पहुंचा ही दिया था भारतीय टीम को। एक अलग तरीके के कॉन्फिडेंस में है, एक अलग तरीके का फॉर्म उनके साथ चल रहा है। पिछले 4 मैचेस में लगातार उनकी हाफ सेंचुरीज हैं और उसमें से 2 बार वो नॉट आउट रहे हैं, तो वो एक बड़े रिकॉर्ड के करीब है। क्या है वो रिकॉर्ड, ये आपको दिखाते हैं। वो निकल जाएंगे, अगर वो 1 विकेट ले लेते हैं तो वो ट्रेंट बोल्ट से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि दोनों के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में, यानी इसमें हर वो फॉर्मेट जुड़ा हुआ है जिसमें ये दोनों ही खिलाड़ी खेलते हैं। 611 विकेट हो चुके हैं। अब
जब जडेजा एक विकेट भी लेंगे तो वो ट्रेंट बोल्ट को पीछे छोड़ देंगे। बड़ी पहचान है ट्रेंट बोल्ट की, और ऐसे खिलाड़ी को पीछे छोड़ना जडेजा के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि होगी। इसके अलावा इंग्लैंड में 1000 रन बनाने से सिर्फ 31 रन दूर हैं, यानी 969 रन बना चुके हैं। 969 रन वो ऑलरेडी स्कोर कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे राहत की बात है बल्कि कहना चाहिए अंकिता, कि जब आपके पास एक मुश्किल दौरे में रोहित शर्मा ना हो, विराट कोहली ना हो, तो आप हमेशा जो निगाहें उठाकर देखते हैं उन खिलाड़ियों के ऊपर जो अनुभवी हों, जो लंबे समय से भारतीय टीम के इर्द गिर्द रहे हों, जिनके इर्द गिर्द भारतीय टीम चली हो। जब आप ऐसे खिलाड़ियों को खोजते हैं तो इस स्लॉट में आपको रविंद्र जडेजा बिल्कुल आगे दिखाई देते हैं, सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं इस टीम के। अच्छी बात यह है कि वो इस अनुभव को समझ रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। मतलब अगर आप अभी उनकी गेंदबाजी में उस तरह से विकेट नहीं आए हैं, लेकिन उनकी गेंदबाजी ने विकेट के चांसेस क्रिएट करके दिए हैं। इसके अलावा बल्लेबाजी में तो वो लगातार अपने कप्तान के लिए वो रन्स, इंपॉर्टेंट रन्स बनाकर दे रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय टीम के लिए हम और आप यहां बैठकर कह रहे हैं, या भारतीय टीम के फैंस कह रहे हैं कि भारतीय टीम अच्छा खेली है। अगर भारतीय टीम के लिए ये रिमार्क है कि भारतीय टीम अच्छा खेली है, जडेजा उसके एक बड़े हीरो हैं। जडेजा बड़े हीरो हैं, और आपको याद होगा 2014 में एमएस धोनी की कप्तानी में जो है वो मैनचेस्टर में वो मुकाबला खेल चुके। तो आपको पता है, होना चाहिए कि 11 साल पहले भी जिस तरीके से जडेजा दिखते थे, मतलब अब थोड़ा ओल्ड तो ज़रूर हो गए, लेकिन जो अंदर की जो ललक होती है, जो एक्सपीरियंस होता है, जो अभी भी वो मरा नहीं है। और जिस तरीके की वो कहते हैं ना कि फील्डिंग करते हैं, जिस तरीके का उनका अप्रोच होता है, जिस तरीके की उनकी बैटिंग होती है, वो कमाल की रही। हालांकि गेंदबाजी में उस तरीके से अभी तक छाप नहीं छोड़ पाए, लेकिन रन्स भी ज़्यादा वो खर्च नहीं किए। तो ये दर्शाता है कि जब आपके पास एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं है, जब आपके पास रोहित शर्मा, विराट कोहली नहीं है, तब आप किस तरीके से अपने आप को वहां पर फिट करते हैं। और वो नजरें जो है वो हमेशा जाएंगी, किसी भी फैंस की जाएंगी, टीम की जाएंगी, कप्तान गिल की जाएंगी, क्योंकि अभी 25 साल के कप्तान गिल हैं। तो एक यूनिट के साथ अगर आप खेलेंगे, और कहीं ना कहीं वहां पर एक्सपीरियंस मैटर करता है, जिस तरीके की गेंदबाजी जडेजा करते हैं, तो वहां से उनको और भी ज्यादा जो है एक तरीके से टीम के साथ बने रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा 1000 रन और मतलब उनके ऐड हो जाएंगे, तो सुनील गावस्कर, यहां पर राहुल द्रविड़ और सचिन की लिस्ट में वो शामिल हो जाएंगे। इंग्लैंड की सरजमी पर 1000 रन पूरे करने में मात्र 31 रन दर्ज है। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि 4 पारियों में जो है वो हाफ सेंचुरी भी आ गई है, और पिछले मैच में 61 रनों के नाबाद बल्लेबाजी भी की थी। तो जडेजा जब मैदान पर होते हैं, जब भी चाहे वो फील्डिंग के मामले में हो, चाहे वो बैटिंग के मामले में हो, चाहे वो गेंदबाजी के मामले में हो, एक अच्छा रिजल्ट वो देते हैं। भले ही वो रिजल्ट जो है वो कहते हैं ना कि हार जीत के मायने अलग होते हैं, लेकिन जब इंडिविजुअल बात आती है किसी भी खिलाड़ी का, तो वो उसमें नजर आता है। और जडेजा कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए जो है, हम बात करते हैं ना कि एक्स फैक्टर, वो भी दिखाई दे सकते हैं मैनचेस्टर के मैदान पर। बिल्कुल, और महेंद्र सिंह धोनी इसीलिए उनको सर जडेजा कहा करते थे। तो वो सर की उपाधि अगर महेंद्र सिंह धोनी ने किसी खिलाड़ी को दी हो, मुझे याद है एक बार हरभजन सिंह के लिए, बल्कि वो सवाल मैंने ही पूछा था, श्रीलंका में पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में भज्जी ने छक्का मारा और जीत दिला दी। तो मैंने धोनी से पूछा कि क्या वो हमारी टीम के सुपरमैन हैं, क्योंकि आप उनको बॉलिंग देते हैं तो वो विकेट निकाल के देते हैं, आप उनको बैट दीजिए तो वो जाके 6 मारते हैं। तो उन्होंने उनको सुपरमैन कहा था। तो वैसे ही धोनी जैसा खिलाड़ी अगर किसी को सुपरमैन कह दे, या धोनी जैसा खिलाड़ी किसी को सर जडेजा कहे, तो वो सिर्फ हंसी मजाक में नहीं होता, वो गंभीरता से होता है। और जडेजा थोड़ा सा उस तरह से सुर्खियों में नहीं रहते जितना उनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन नेवरदलेस जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है भारतीय टीम के लिए इस दौरे में, खासतौर पर जहां पर अनुभव थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, वहां पर वो अपना अनुभव लेकर आते हैं टीम के साथ। चलिए अब बात करते हैं उस खींचतान की, तनातनी की, जिसका जिक्र हमने शो की शुरुआत में किया था। हैरी ब्रूक इंग्लिश प्लेयर है, वो कह रहे हैं कि साहब वो लॉर्ड्स में जो सब कुछ हुआ ना, जिसमें वो कंधे से धक्का लगाना, या गेंदबाज का बल्लेबाज के बिल्कुल करीब तक चले जाना, उसकी आंखों में आंखें डालकर उसको 2-4 चीजें प्यार से कह देना, जिसको हम प्यार भी कह सकते हैं, गाली भी कह सकते हैं, ये सब कुछ उनका कहना है भारत की वजह से हुआ। क्यों, हम बताते हैं आपको, वो अपडेट दिखाते हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि असल में तो भारत ने शुरुआत की थी छेड़ने की, ना भारतीय टीम ने छेड़ा, उसके बाद इंग्लैंड की टीम ने स्लेजिंग शुरू की। जैक क्रॉली और बेन डकेट को भारतीय खिलाड़ियों ने शुरुआत में छेड़ा था, ऐसा कहना है हैरी ब्रूक का। और इंग्लैंड ने उकसाने पर जवाब देने का फैसला किया। बेन डकेट को कंधा मारने पर मोहम्मद सिराज को सजा भी मिली थी, 10% उनका मैच फीस भी काटा गया था। इसलिए थोड़ा आप ये कह सकते हैं कि हाँ, भारत की तरफ से भी उस तरह से जो शुरुआत हुई माहौल को गरमाने की, उसमें भारतीय टीम का भी हाथ था। क्या कहा है उन्होंने एग्जैक्ट, वो आपको पहले दिखाते हैं, फिर उस पर बातचीत करेंगे। हैरी ब्रूक का कोर्ट प्लेट दिखा दीजिए भाई।
वो कह रहे हैं हमने देखा कि भारतीय खिलाड़ियों ने जैक क्रॉली और बेन डकेट को निशाना बनाया, इसलिए हमने फैसला किया कि हम भी एकजुट होकर उन्हें जवाब देते हैं। हम जितना हो सकता है उतना खेल भावना के हिसाब से खेलने की कोशिश करते हैं। भारत की ओर से जब बुमराह ने दिन का आखिरी ओवर फेंका तब माहौल काफी गर्म था, तभी हमने तय किया कि जवाब देने का यही सही समय है। कहानी आपको याद दिला देते हैं, लॉर्ड्स टेस्ट मैच का तीसरा दिन जो था उसमें सिर्फ एक ओवर फेंक पाई थी भारतीय टीम, क्योंकि इंग्लैंड के प्लेयर्स ने वहां पर वक्त खराब किया था, जानबूझकर अपने ग्लव्स को वो करना, चोट का बहाना करना। तो ये सारी, हालांकि इन सारी वजहों से नुकसान भी हुआ कहीं ना कहीं, और वो नुकसान इंग्लैंड की टीम को ज्यादा हुआ। वो जो वक्त खराब हुआ अंकिता, उस वक्त की वजह से स्लो ओवर रेट का फाइन लगा, पॉइंट्स कम हो गए। इंग्लैंड की टीम जो लॉर्ड्स टेस्ट मैच को जीतकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल में नंबर 2 पर पहुंची थी, वो वापस नंबर 3 पर आ गई, तो उसको ये भी नुकसान हुआ। बावजूद इसके मुझे लगता है कि जो ये तनातनी की बात हो रही है और जो एक दूसरे को उकसाने की बात हो रही है, इसमें एक शब्द आया, खेल भावना। जब तक ये सब कुछ खेल भावना के उसके दायरे के भीतर हो रहा है ना, उसकी सीमाओं के भीतर हो रहा है, तब तक फैंस को भी अच्छा लगता है। थोड़ा तनातनी हो, थोड़ा घूरा घूरी हो तो अच्छा ही लगता है, मजा तो आता है, लेकिन हाँ, खेल भावना का ध्यान होना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए टेस्ट मैच में क्योंकि आप एक दिन पूरा खेलते हैं और जिस तरीके की आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, कहीं थकान भी होती है, और फैंस भी ये चाहते हैं, क्योंकि हम जब भी टेस्ट मैच की बात करते हैं तो हमेशा खासकर जब इंग्लैंड सामने होती है, खासकर जब ऑस्ट्रेलिया सामने होती है, तो कहीं ना कहीं वो मन में भी आ जाता है यार कि कुछ मजा नहीं हो रहा है। अब इसका जवाब सिराज ने भी पीसी में अपने दिया था कि वो मतलब हिट ऑफ द मोमेंट, मतलब वो ऐसा नहीं है कि आप दिमाग में रखते हैं। जब पार्टनरशिप बिल्ड होती है तो हमेशा आप पार्टनरशिप जो है वो तोड़ने की कोशिश करते हैं, और वे चीज़ें जो है वो ऑन द स्पॉट भी हो जाती हैं। हालांकि जो खेल भावना की हम बात करें उसका उल्लंघन ना किया जाए, अदरवाइज फिर आपको पता है उसका खामियाजा जो है वो इंग्लैंड की टीम को भी भुगतना पड़ा। मैच फीस के साथ साथ अगर हम बात करें तो पॉइंट्स भी उनके कटे, तो ये आपके हित में भी नहीं जा सकता। वो सारी चीज़ें जो है अगर आप दायरे में रखते हैं तो वो सारी चीज़ें मज़ेदार भी होती हैं, और कहीं ना कहीं सामने वाली टीम के माइंड भी वही होता है कि जब तक आप मैच में बने रहेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि जिस तरीके से केएल राहुल और ऋषभ पंत जो है वो टिके हुए थे। अगर हम पहले इनिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जो है वो प्रेशर में भी क्रिएट कर देती कि भाई लास्ट मोमेंट में कुछ भी हो सकता है। यहां से अगर पार्टनरशिप ब्रेक नहीं होती है तो आप कुछ ना कुछ ऐसा बर्ताव करते फील्ड में जो कि उनके माइंड को जो है वो थोड़ा सा अटैक करे। तो ये सारी चीजें जो है वो सिराज ने भी कह दिया कि अगले मुकाबले के लिए जब पूछा गया उनसे कि लॉर्ड्स वाले मैदान पर इतनी ज्यादा गहमा गहमी हुई ड्यूक्स बॉल को लेकर, और फिर जो कंधा लगाया था यहाँ पर बेन डकेट को, वो उस पर भी बात की, तो उन्होंने यही कहा कि वो खेल जब आप मैदान पर होते हैं, जब पार्टनरशिप बिल्ड होती है, तो कहीं ना कहीं वो अचानक से चीज़ें आ जाती हैं और आपको ये ब्रेक करना ही होता है। तो जैसा कि अब वो मैच खत्म हो गया है तो तमाम सारी निकल कर सामने आती है। ये वैसी चीज़ें जब हम कहते हैं ना कि गलती अगर किसी और की होती है और फिर हम कहते हैं कि भाई हमारे पास गलती ना आए और किसी और पे ब्लेम कर दिया जाए, तो ये अगर भारतीय टीम से पूछा जाएगा तो भारतीय टीम कहेगी कि भाई उन्होंने भी शुरुआत की थी और तो हमने भी इसका रिजल्ट वही दिया। मतलब कहते हैं ना कि जब बातचीत होती है तो उसके लिए ब्लेम गेम जो है वो ताली एक हाथ से नहीं बचती। बेसिकली कहानी यही है कि कुछ इधर से हुआ, कुछ उधर से हुआ, कुल मिला जुलाकर जब तक खेल भावना के सीमाओं के भीतर हुआ तब तक फैंस को मजा ही आता है, जो बात हम पहले भी कर रहे थे। और अभी गंभीर एक शो पर गए थे, तो बड़ा लोकप्रिय शो है टीवी का, तो वहां पर उनसे पूछा गया लड़ाई झगड़ा, जैसे ही लड़ाई झगड़े की बात हुई मैदान में, गौतम गंभीर ने सबसे पहला प्रश्न किया हम किसके लिए लड़ते हैं, और वहां जवाब आया देश के लिए। अगर ये लड़ाई जो लड़ी गई या जो कंधा मारा गया या जो कुछ हुआ, उसमें कहीं ना कहीं वो फील तो रहता ही है ना कि नहीं हमें जीतना है। और जीत और हार जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो फिर इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा अपने खिलाड़ियों को बैक भी करना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो भी जाए तो हमको अपने खिलाड़ियों के साथ रहना चाहिए। ये बड़ा एक कह सकते हैं ना, कहीं लिखा हुआ नियम नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, हर टीम के साथ ऐसे फैंस उसके खड़े होते हैं। और ये अब इसलिए और ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि जिस तरह से हमने शो की शुरुआत में कहा था कि अब लगातार बताया ये जा रहा है कि नहीं सब कुछ भारतीय टीम की वजह से हुआ, तो ऐसे में और ज्यादा बैक करने की जरूरत होती है। हैरी ब्रूक का कोट हमने दिखाया आपको, अब ब्रैंडन कार्स की बात बताते हैं, वो भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। वो भी पूरा का पूरा पल्ला जो है वो बता दे रहे हैं कि नहीं ये कहावत बेकार है कि ताली दो हाथ से बजती है, ताली तो एक ही हाथ से बजी थी, सब कुछ भारत ने ही किया। क्या कहा उन्होंने, तीसरे दिन के आखिर में जो घटना हुई उसने पूरी टीम को सक्रिय कर दिया। हमने चौथे दिन के खेल के बाद रात में चर्चा की और मुझे लगता है कि सबका यही मानना था कि इंग्लिश क्रिकेट टीम के रूप में कभी कभार हम लोग कुछ ज्यादा ही नरम पड़ जाते हैं।
जबकि विरोधी काफी तेजी से हम पर हमला चोट करते हैं। हम सभी अगले दिन आक्रामक होना चाहते थे और लड़कर चुनौती देने को तैयार थे। तो ये तो साफ है कि ये पूरा प्लान्ड वे में हुआ, यानी जो वो तीसरे दिन सिर्फ एक ओवर खेलने के लिए इंग्लैंड की टीम ने जो ड्रामेबाजी की, वहां पर जो भारतीय टीम ने एग्रेशन दिखाया, उसके बाद चौथे दिन की सुबह जिस तरह का एग्रेशन दिखाया, उसको लेकर इंग्लैंड की टीम भी प्रिपेयर्ड थी कि आज हमको भी ये जवाब देना है, आज हमको भी स्लेजिंग करनी है। ये कहानी तो अलग है। मुझे लगता है यहां पर एक इंडियन टीम के वेल विशर होने के नाते कहना चाहिए कि इन चीजों का खेल पर असर नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपना मूल काम जो मैदान में जाके आपको परफॉर्म करना है, अच्छी बल्लेबाजी करनी है, अच्छी गेंदबाजी करनी है या अच्छी फील्डिंग करनी है, उसको छोड़कर आप सिर्फ ये सोचने लगे कि मुझे आज फला क्रिकेटर को जाके धक्का मारना है, आज फला क्रिकेटर को ऐसे स्लेजिंग करनी है, आज फला क्रिकेटर को ये कह देना है। आपको अपनी प्राथमिकता पता होनी चाहिए। प्राथमिकता अच्छा खेल है, ना कि स्लेजिंग। बिल्कुल, और ये सब चीज़ें जो है वो अपने दिमाग में आपको रखनी होती है। ब्लेम गेम तो मतलब हर कोई करता है, और जैसे कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। आप अगर सामने वाली टीम जो है वो आपको चिढ़ाने की कोशिश कर रही है, आपके माइंड पर वो असर कर रहा है, तो आप भी उसका रिएक्ट करेंगे। आप भी ह्यूमन बीइंग हैं, आप भी कुछ ना कुछ रिएक्ट ज़रूर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जब तक खेल भावना के फेवर में है, जब तक खेल भावना के दायरे में है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छी लगती हैं। अदरवाइज जो खामियाजा जो है वो इंग्लैंड को भुगतना पड़ा, आप सब ने देखा वहाँ पर जो क्योंकि लड़ाई जो है वो आप लड़ रहे हैं WTC फाइनल के लिए, और जब वहां से आपको एक नंबर कम मिलता है, यानी कि कुछ पॉइंट्स अगर आपके काट लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पर भी वो सवाल उठते हैं। और आप जितना अच्छा प्रदर्शन कर लें, और अगर आप टेबल की हम बात करें, पॉइंट्स टेबल की, और तीसरे पायदान पर आ जाते हैं, दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर खिसक जाते हैं, तो ये आपकी मानसिकता पर भी कहीं ना कहीं प्रहार करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपने खेल दायरे के अंदर रहेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट दोनों ही टीमों को होगा। लेकिन फिलहाल मतलब कोई भी गेम हो, हम भी अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम भी अगर लूडो अगर की बात होती है सर, कि अगर हम लूडो या सांप सीढ़ी खेलते हैं और बार बार हमें जो है वो हार का सामना करना पड़ता है, तो हम भी खींच जाते हैं। हमें भी लगता है कि भाई वो जो क्या कहते हैं ना कि जीत के करीब पहुंचते ही आप जो है वो पीछे चले आते हैं। तो वो नेचर है, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते वो आपका नेचर होता है। लेकिन वो सारी चीज़ें जो है वो दायरे में रहती है, तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। बिल्कुल, वो सब कुछ जो दायरे में रहे। बड़ी पुरानी एक हम लोग को कहानी मतलब पढ़ाया गया था वो कि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, अति सर्वर्त वर्जते। मतलब अति जो है वो कहीं भी अच्छी नहीं होती। तो आप सीधा सीधा जो सबक है वो सबक यही है कि रहिए एग्रेसिव, करिए थोड़ी तनातनी, लीजिए थोड़ी टेंशन, दीजिए थोड़ी टेंशन, लेकिन सबसे पहले अपने खेल पर ध्यान दीजिए। वो शायद भारतीय टीम को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जब भारतीय टीम हारी है पिछले टेस्ट मैच में, तो ये भी कहा गया कि शुभमन गिल जो है वो थोड़ा सा जो एग्रेसिव दिख रहे थे, दरअसल वो एग्रेसिव अप्रोच उनका है नहीं। उन्होंने उसको ओढ़ा हुआ था, उन्होंने उसको अपने साथ जबरदस्ती लेकर चल रहे थे, और इसीलिए शायद वो जो परफॉर्मेंस पर फोकस होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हम शुभमन गिल पर कोई सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भारतीय टीम को अपनी प्राथमिकता पता होनी चाहिए, और प्राथमिकता जो है वो ये है कि अच्छा खेल और मैनचेस्टर में जीत। चलिए, रहेगी हमारी अभी जो भी घंटे बचे हुए हैं मैनचेस्टर टेस्ट मैच में शुरू होने को लेकर, उसमें जो भी अपडेट्स होंगे वो सारे अपडेट्स हम आपको वीडियोस के जरिए, शॉर्ट्स के जरिए पहुंचाते रहेंगे। आपको स्पोर्ट्स 9 को बस सब्सक्राइब करना है। अगर आपका कोई सुझाव है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां अपना सुझाव भी आप हमें दे सकते हैं। अभी के लिए आपने समय निकाला, आप इस शो पर हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।